हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दर्द। मम्मी जी 10 बजने को आए हैं, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? वक्त पर नाश्ता नहीं करेंगी तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। आप तो जानती हैं कि राजीव यहाँ रहते नहीं हैं, फिर बंटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में अगर आप लोग भी बीमार पड़ गए तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। और किसी से तो नहीं, आपसे तो इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरी परेशानी को समझो। भारती अपनी सास नंदा जी से कहती हैं। नंदा जी बोली, बहू तुम्हारे ससुर जी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, कहकर गए थे पुराने मित्र से मिलकर आता हूँ। देखो ना, बस चाय पीकर निकले हैं, वो आ जाएं तब नाश्ता करती हूँ। अगर उनके आने से पहले मैं नाश्ता कर ली तो तुम जानती हो वो कुछ नहीं खाएंगे और किसी से कुछ कहेंगे नहीं, बस सारी नाराज़गी मुझ पर निकालेंगे। भारती बोली, मम्मी जी आखिर ये सब कब तक चलेगा? बताइए, आप नहीं खाती हैं तो मैं भी भूखी रह जाती हूँ, फिर मुझे गैस बनता है और सर दर्द होने लगता है। राजीव मुझ पर नाराज़ होते हैं कि समय पर तुम खाती नहीं हो और बीमार पड़ती हो और दवाई का खर्चा बढ़ाती हो। पापा जी का ये नया नहीं है, अगर आप शुरू से अपना ध्यान रखती तो वो आदत आज इतनी पुरानी नहीं होती। नंदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बहू हर औरत का दर्द मिलता जुलता ही है, बस चेहरे और रिश्ते का नाम बदल जाता है। वो तो अच्छा हुआ मेरा बेटा बाहर रहता था जो अपने पिता के कुछ लक्षणों से अनभिज्ञ रहा। तुम्हारे ससुर जी कम से कम बेटे बहू के कारण कुछ तो लिहाज करते हैं, वरना अगर मैं उनके बिना चाय पी लूँ तो उसमें भी उनकी इज्जत घट जाती है। भारती सोची। मैं अपना दर्द सास को सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मम्मी जी आखिर पापा जी की ऐसी सोच क्यों है? नंदा जी बोली, बच्चे आखिर वही सीखते हैं जो अपने माता पिता को देखते हैं। मेरे सास ससुर भी ऐसे ही थे। ससुर जी अगर बोल कर नहीं गए हैं और खुदा ना खास्ता वो दिन भर नहीं आए तो मेरी सास दिन भर भूखी रहती थी। अपने ही घर में कैदियों की तरह समय काटते देखा है उन्हें। ईश्वर का आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे बेटे में ये गुण नहीं आया। वो औरत की इज्जत करता है। भारती सोची कि क्या बोलूँ जब वो खुद इस उम्र में इतनी दुखी रहती हैं। जब भी अपनी दास्तां उन्हें सुनाती हूँ वो रो पड़ती हैं। यही सब सोचते हुए भारती चाय बनाई और खुद भी पी और ज़बरदस्ती नंदा जी को भी पिलाई। जैसे ही भारती चाय की ट्रे ले जा रही थी तभी उधर से गजेंद्र बाबू बाहर से लौट कर आए। भारती ने झट से अपना दुपट्टा सर पर रखा। गजेंद्र बाबू की नज़र चाय के कप पर पड़ी। वो बोले, बहू राजीव जग गया क्या? भारती अपनी नज़रें नीचे करके बोली, हाँ पापा जी, वो तो बैडमिंटन खेलने के लिए गए हैं। राजेंद्र बाबू, अच्छा तो कोई मेहमान आया था जिसके लिए चाय बनाई है? भारती बोली, नहीं पापा जी, ये चाय तो हमने पी है। गजेंद्र बाबू नंदा जी की तरफ देखे और बोले, नए ज़माने में अगर ढलना था तो पुराने ज़माने में जन्म क्यों लिए? और चाय ही क्यों, खाना पीना भी तुम खा लिया करो। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इतना कहते हुए वो कमरे में चले गए। भारती आश्चर्य से अपने ससुर को देखती रही। नंदा जी भय से भरा हुआ चेहरा लेकर उनके पीछे पीछे गईं। तभी उधर से भारती का बेटा रवि आया और बोला, मम्मी दादाजी बात बात पर दादी से नाराज़ क्यों हो जाते हैं? और उन्हें जब कुछ चाहिए होता है तो दादी से क्यों नहीं कहते? भारती ने बच्चे को बहलाकर बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद नंदा जी बाहर आईं और बोलीं, बहू मैंने कहा था तुमसे मुझे कुछ मत दो, अब देख लो वो नाराज़ बैठे रहेंगे। भारती बोली, मम्मी जी आप परेशान मत हो, आज ये भी घर में ही हैं, बस आते ही होंगे। मैं इनसे कहूँगी कि पापा जी से बात करें, आखिर ये सब कब तक चलेगा? नंदा जी बोली, कोई फ़ायदा नहीं बहू, यहाँ तो फिर भी ठीक हैं। जब घर पर रहती हूँ तो सोचो सीधा मुझसे नहीं कहते हैं, नौकरों से संदेश भिजवा जाती है।
वहाँ तो बस दीवारों के साथ बैठकर मेरा समय कटता है। नंदा जी अपने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए आंगन में जाकर बैठ गईं। करीब 11 बजे राजीव लौट कर आए। आते ही बोले, भारती, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरा नाश्ता लगा दो। और माँ आंगन में क्यों बैठी हैं? क्या माँ ने खाना खा लिया? भारती ने पूरी बात राजीव को बताई। राजीव पहले माँ के पास गए और बोले, माँ, मैं बचपन से ही आपको ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते देखता था। बाबूजी के डर से कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। आप अपनी तकलीफ मुझसे साझा कर सकती हैं। बेटे के इतना कहते ही माँ बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगी। भारती आई और सास को हौसला देते हुए बोली, मम्मी जी, आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा? राजीव से रहा नहीं गया। वो बोला, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आखिरी बार होगा जब आप बाबूजी की वजह से आंसू बहाई हैं। भारती, बहुत दिन सबने अलग अलग खाना खाया, तुम डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजीव अपने पिता के पास चला गया। गजेंद्र बाबू ऐसे अखबार पढ़ रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजीव बोला, पापा, मैंने सुना आपने भी नहीं खाया, मुझे भी आने में देर हो गई है, चलिए दोनों साथ मिलकर खाते हैं। गजेंद्र बाबू बोले, जब घर की औरतें ही पहले खा लें तो मर्द क्या झूठा खाना खाएंगे? राजीव बोला, नहीं पापा, किसी ने नहीं खाया, बस चाय पिया है, चलिए खाना लग गया है। राजीव पिता को मनाकर लेकर आया। गजेंद्र बाबू बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। भारती ने सबके लिए प्लेट लगाई। फिर भारती नंदा जी को लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो गजेंद्र जी उठने लगे। राजीव बोला, क्या हुआ पापा, उठ क्यों रहे हैं? गजेंद्र बाबू बोले, जब औरतें मर्द की इज्जत करना छोड़ दें तो समझो उस घर का सत्यानाश जल्दी होता है। भारती बोली, पापा जी, माफ़ी चाहूँगी, पर औरत बनकर खिलाए तो मर्दों की इज्जत नहीं घटती, साथ में बैठकर अगर खा ले तो मर्दों की इज्जत घट जाती है। पापा जी, ये कैसी पुरानी मानसिकता है? आप ये सोचिए, अगर घर की औरतें स्वस्थ ना रहें तो पूरे घर और मर्दों की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी? आप बिना बोले घर से बाहर चले जाते हैं। बेचारी मम्मी जी इस उम्र में भी आपके लिए बैठी रहती हैं और आप कभी खुलकर उनसे कुछ कहते नहीं हैं, तो आखिर ये बेचारी अपने मन की बातें किससे कहें? गजेंद्र बाबू बोले, बहू, मैं तुमसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। राजीव बोला, पापा, हम कुल 5 लोग इस घर में रहते हैं, अब हम आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर किस मतलब के रिश्ते? और ये पहले समय में चलता था जब औरतें मर्दों को खिलाकर खुद खाना खाती थीं। वो इसलिए क्योंकि घर के मर्द बहुत जल्दी निकल जाते थे और फिर औरतें अपना सारा काम निपटा कर खाना खाती थीं। अगर आज की महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो सोचिए, मैं नौकरी छोड़कर बच्चा, घर और परिवार क्या क्या देखूंगा। आप सोच कर देखिए कि माँ ने आज तक क्या क्या किया है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि औरतों का काम इतना आसान नहीं है। बेटे के कहने पर गजेंद्र बाबू ने खाना खाया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बाद में जब नंदा जी आईं तो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गईं। गजेंद्र बाबू उठकर बैठे तो वो भी उठकर बैठ गईं। वो बोले, क्या मेरी वजह से तुम्हें इतने सालों तक बहुत परेशानी हुई है? नंदा जी बोली, नहीं जी, परेशानी नहीं, पर अकेलापन लगा है। आप सीधे मुंह मुझसे कभी बात नहीं करते थे, हर वक्त अलग अलग रहते थे और बात बात पर आपका नाराज़ होना कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। फिर भी मैं खुश रहती थी कि अगर आप हमसे खुश हैं तो मैं खुश हूँ, पर अब मेरी उम्र देखिए, आखिर कितने दिन मैं आपके चेहरे पर खुशी देखने का इंतज़ार करूँगी। इतना कहते हुए नंदा जी रोने लगीं। उस रोज़ गजेंद्र बाबू को एहसास हुआ कि सच में जीवन के कितने साल उन्होंने अपने अहम की वजह से अकेले गुजार दिए। गजेंद्र बाबू बोले, वो तो अच्छा हुआ
कि बहू ने ये बात उठाई तब तुम्हारे मन की बात खुलकर सामने आई, वरना तो मैं जीवन भर तुम्हारा दोषी ही बनकर रह जाता। कोशिश करूँगा जीवन के कुछ साल जो बचे हैं उसमें तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लिया करना, मेरा इंतज़ार मत करना। स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर वो सो गए। अगले दिन गजेंद्र बाबू सुबह की सैर के लिए बाहर निकल रहे थे। नंदा जी उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देख रही थीं। वो बोले, मुझे देर हो जाए तो तुम चाय पी लेना। इतना कहकर वो निकल गए। नंदा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। भारती बोली, मम्मी जी, पापा जी ने पहल की है तो आप भी उसमें अपना योगदान दीजिए। मैं तो कहती हूँ कल से आप भी पापा के साथ जाया कीजिए। इसी बहाने आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। नंदा जी बोली, बहू, किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं। सास अपनी बेटी बहुओं का घर बसाती हैं, पर तुमने तो इस बुढ़ापे में मुझे नई खुशी दी है। भारती बोली, मम्मी जी, अब बहू के आंसू सास पोंछे या सास के आंसुओं का हिसाब बहू रखे, बात तो एक ही है। आप ही तो कहती थीं दर्द वही रहता है, बस चेहरे और रिश्ते बदल जाते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। गजेंद्र बाबू ने अपनी पुराने विचारों को बदलने की भरपूर कोशिश की और कामयाब भी रहे। अब मिलजुल कर सब रहते थे, अपने मन की बातों को एक दूसरे से साझा करते थे। अब कोई किसी के दुख का कारण नहीं बनता था। अंत भला तो सब भला।